एवरीवन एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस। ये इसकी लास्ट वीडियो होने वाली है पूरे चैप्टर की, और इस एक वीडियो में ही सारे एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस करा देंगे। अनलाइक पहली बारी जहां हमने क्या कराया था कि पहले हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे और फिर रिमेनिंग। अब क्योंकि यार ये चैप्टर इतना छोटू सा है तो इसमें क्वेश्चंस भी कम है, तो एक ही वीडियो में खींच देते हैं इसको। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x एंड y इज इक्वल टू 3x। तो ये हमारा एक पैराबोला है और ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। बहुत सिंपल, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है और ये पैराबोला है हमारा राइटवर्ड फेसिंग, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के उसमें है, फॉर्म में है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है किसी भी क्वेश्चन में, स्केच करो उनको। मैंने स्केच कर दिया यहाँ पे। एंड फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करो, y इज इक्वल टू 3x है ना, तो इसकी जगह यहाँ 3x डाल दो। तो 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ठीक है, तो 9x स्क्वायर 9x, तो x की वैल्यू आ रही है 0 और 1। इसका मतलब 0,0 जो पॉइंट है और 1,1 जो पॉइंट है, क्योंकि y इज इक्वल टू 3x है, तो अगर x की जगह यहाँ 0 डालोगे तो y भी 0 आ जाएगा। तो एक पॉइंट तो हो गया 0,0, और अगर मैं x की जगह 1 डालता हूँ तो y इज इक्वल टू 3 आ जाता है, तो दूसरा पॉइंट हो गया 1,3। तो ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ मेरा कर्व्स कट कर रहे हैं आपस में, तो इनके बीच का एरिया ऑफकोर्स मेरा यही होगा। उसको शेड भी कर लो, राइट। तो एरिया हमारा हमेशा क्या होता है, मैंने लेक्चर में तो मैं बहुत ही क्लियर ये बात बताई थी कि एरिया इज अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx, अगर x के टर्म्स में हो रहा है, नो मैटर वॉट। ठीक है, तो मुझे बताओ अभी ऊपर वाला कर्व क्या है। ये है मेरा कितना, y स्क्वायर इक्वल टू 9x। इसको y की टर्म्स में लिखो तो √3 आ गया मेरा। और नीचे वाले कर्व क्या है, y इक्वल टू 3x। तो मेरा इंटीग्रल क्या हो गया, 3√x माइनस 3x dx। लिमिट्स x कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर 1 तक। बस यार ख़त्म कर दो इसको, इसकी इंटीग्रेशन कर दो, उसमें लिमिट डाल दो, आंसर आ गया तुम्हारा। उसको सिंप्लीफाई कर दो, हाफ यूनिट स्क्वायर, राइट। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यार। क्वेश्चन नंबर 2 मुझसे पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2px, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2py। तो देखो यार, जो y स्क्वायर इज इक्वल टू एनीथिंग x होता है वो हमारा राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 2py हमारा होगा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालो। कैसे, y स्क्वायर 2px से x स्क्वायर 2py है, यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर अपॉन 2p। उस x की वैल्यू को इसमें डाल दो ताकि तुम्हारा y में रिलेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद 4p स्क्वायर को इधर ले जाओ तो 8p क्यूब आ गया मेरा। ठीक है, यहाँ से मेरा ये रिलेशन आया, ये y4 था। फिर मैंने क्या किया, इसको इस साइड ले गया और मैंने y को कॉमन लिया, तो आंसर कुछ ऐसा ही, या तो y 0 होगा या y होगा मेरा 2p के बराबर। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर मेरा y 0 है तो x भी 0 हो जाएगा यहाँ से, और अगर y 2p है तो x भी 2p आ रहा है मेरा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स है 0,0 2p, बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाया यार, मेहनत लगती है इस सब में। ठीक है, तो ये मेरा पहला पैराबोला है, ये दूसरा है। तो ऑफकोर्स मुझे ये वाला रीजन पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एरिया करते हैं, फिर मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ जो अलाउड नहीं है बट वेरीफाई करने में। ठीक है, तो एरिया कितना होता है मेरा, हमेशा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अभी के लिए अपर कर्व मेरा ब्लू कर्व है, तो ब्लू कर्व कौन सा है मेरा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2px या फिर y इज इक्वल टू √2px, क्योंकि हम ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप्स ले रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स नहीं ले रहे। ठीक है, तो आंसर हो गया √2px माइनस x स्क्वायर बाय 2p की इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2p तक। ठीक है, तो आंसर मेरा आ गया ये। इसमें लिमिट डालो, इसकी इंटीग्रेशन करो पहले, बहुत सिंपल बेसिक इंटीग्रेशन है, लिमिट डाल दो तो आंसर आ जाएगा मेरा 4p स्क्वायर बाय 3। अब मैंने जो बोला था कि इसका एक आसान तरीका भी है, देखो कभी भी मेरे पास दो पैराबोला ऐसे कट कर रहे हैं, दो नहीं, ये दो तो बिल्कुल सिमिलर पैराबोला है। अगर तुम देखोगे y स्क्वायर इक्वल टू 2px, x स्क्वायर इक्वल टू 2py, देखो ये दो पैराबोला है, ऑलमोस्ट सिमिलर से है ना, और ये एक्जैक्टली 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये एक स्क्वायर है। कभी भी ऐसा होता है ना, ये पैराबोला ऐसे जा रहा है जो बिल्कुल सिमेट्रिकल, ऑलमोस्ट देखो अगर मैं y इक्वल टू x लाइन बनाता हूँ तो ये बिल्कुल हाफ में बांटेगी इनको, जितना पार्ट ये है उतना पार्ट यहाँ का आएगा। तो तुम्हें पता है ये जो एरियाज होते हैं ना, पहला एरिया ये, फिर दूसरा एरिया तुम्हारा ये होता है, ये जेई वालों के लिए तो बहुत काम की चीज़ है, और तीसरा एरिया ये वाला होता है। तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 1:1:1 की रेशो में। कहने का मतलब इसका टोटल एरिया बताओ स्क्वायर का, 2p का होल स्क्वायर 4p स्क्वायर, तो ये तीनों का डिवाइडेड बाय 3 कर दो तो आंसर आ जाएगा 4p स्क्वायर बाय 3। तो इसका एरिया भी 4p स्क्वायर बाय 3 है, इसका भी और इसका भी, और भाई हमारा आंसर आ रहा है ना। बहुत फाड़ बात। इन जनरल कभी भी मैं कोई भी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे पैराबोला बनाऊँ, और अगर मान लो कोई भी ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, कमाल की बात देखना मेरी, कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, अगर मैं ऐसे बनाता हूँ और ऐसे बनाता हूँ, राइट, तो ये जो मेरा रेक्टेंगल होगा, हर बार स्क्वायर तो होगा नहीं है ना, इस बार ये तो स्पेशल केस था। अगर मैं तुमसे ये कहता कि यहाँ तक जा रहा है और फिर मैं ये चीज़ सेलेक्ट करता ऐसे, और ये जो मेरा पैराबोला है, तो जो पैराबोला का एरिया होता है ना वो हमेशा 2/3 एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होगा मेरा। क्या बात समझ आ रही है यार, ये बहुत ही फाड़ बात है, ये वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये सब की पहले आंसर निकाल लो
और फिर इंटीग्रेशन से निकालो। अगर ये गलत आ रहा है इसका मतलब तुम्हें पता लग जाएगा तुमने क्वेश्चन में गलती की। तो करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 एंड एक्स इज इक्वल टू 0। 3 कर्व दे रखे हैं। सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 0 कुछ नहीं होता, वाई एक्सिस की इक्वेशन कहते हैं इसको, ठीक है, अगर तुम्हें ना पता हो, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन को वाई इज इक्वल टू 0 कहते हैं, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, 6 यूनिट्स अबव है, ये होती है हमारी वाई इज इक्वल टू एक्स। 6 यूनिट ऊपर खींच दो, ये आ गया वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब क्या होता है, हमारा कर्व ऐसा होता है कुछ, देखो कितना सुंदर बना रखा है मैंने। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, क्योंकि डेफिनेटली देखो जो ये है और ये है, ये किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेगा, मुझे पता है। तो बेसिकली यार सबसे पहले मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया, मान लो ये पॉइंट नहीं निकाला है अभी, ये जो पॉइंट है ये नहीं निकाला अभी तक, ठीक है। तो एरिया मुझसे यही मांगा है ना, ऐसा क्यों, रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, तो ये पूरा एरिया हो सकता था, बट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई एक्सेस ये और ये, तो एरिया क्या बचा मेरा, ये बचा ना, तो ये मेरा एरिया होगा। तो देखो सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, क्योंकि हमें पॉइंट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इस वाई की जगह एक्स क्यूब डाल दिया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। तो मैं देख सकता हूँ हिट एंड ट्रायल से, अगर मैं एक्स को 2 डालता हूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब ये पॉइंट 2 ही होगा। ऐसा क्यों, बस मन में सोचो ना, 2 + 6 8 होता है, 2 क्यूब भी 8 होता है, तो इसमें तो हिट एंड ट्रायल चलाना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 2,8, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हमें सिर्फ एक्स से मतलब था, तो एक्स जा रहा है 0 से लेकर 2 तक। रिक्वायर्ड एरिया इज द ग्रीन एरिया विच इज़ x1 टू x2, x ग्रोस फ्रॉम 0 to 2, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इसकी करी इंटीग्रेशन, लिमिट्स डाल दी। अच्छी बात तब होती है जब यहाँ 0 आता है, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ 2 डालना है, पहले 2 डालो इसमें इसमें इसमें, माइनस सब में 0 डालो तो वो आंसर 0 हो जाता है। तो 2 डालने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 10 यूनिट स्क्वायर, तो इसका एरिया है 10। क्या बात समझ आ रही है। करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन मैं क्यों ही करा हूँ, ये देखो अभी दिया था हमें, ये रहा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2px, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2py, लिटरली p की जगह 2 डाल दो, तुम्हारा काम हो गया, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, कुछ नहीं करना तुम्हें, तो तुम्हारा एरिया भी वैसा ही आएगा। ये देखो 4p²/3 है, p की जगह में डालना था 2, तो p का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो 16/3 आंसर आएगा, देखना 100%। पहले आंसर देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही। अब करते हैं यार, इसको भी सॉल्व कैसे करेंगे। 2 कर्व दे रखे हैं, यहाँ से x की वैल्यू y²/4, उसको इधर में डाल दी, फिर y की वैल्यू निकाली, यहाँ से एग्जैक्ट पॉइंट्स आ गए 0,4, पिछली बार आया था 0,2p, है ना। तो ये हो गया 4, ये भी हो गया 4, x जा रहा है 0 से लेकर 4 तक, राइट। रिक्वायर्ड एरिया द ग्रीन एरिया, अपर कर्व ये वाला ब्लू वाला माइनस लोअर कर्व, इसकी इंटीग्रेशन हमने कर दी, आंसर आ गया 16/3। अगर किसी ने यहीं की यहीं वीडियो देखा है कि ये वाला सॉल्यूशन देखने के लिए किया था, पहली बात तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो अगर किया भी है तो मेरा ऊपर वाला भी उस क्वेश्चन देख लेना, अगर तुम्हें लग रहा हो मैंने बहुत जल्दी समझा दिया, क्योंकि ये मैंने ढंग से समझाया था, और ये लिटरली सेम क्वेश्चन है, पी की जगह बस मैंने 2 डाल दिया। अब करते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x एंड वाई इज इक्वल टू एक्स विच इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन 45 डिग्रीज एंगल बनाती है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x मेरा एक पैराबोला होता है, राइट। तो मुझे बताओ, अगर मेरी ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोला है, तो इंक्लूडेड एरिया तो मेरा यही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ऊपर कर्व जो होगा वो हमारा पैराबोला, इसकी इक्वेशन हमारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x या फिर वाई इज इक्वल टू 3√x, नीचे वाले की इक्वेशन भी है। तो इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, अपर कर्व 3√x माइनस एक्स dx, पर लिमिट्स कौन बताएगा, लोअर लिमिट तो 0 है पक्का, अपर लिमिट कैसे निकालेगा यार, उसके लिए क्या करो, कुछ नहीं करना, y की जगह x यहाँ डाल दो, डाल दिया तो x की वैल्यू भी 9 आ गई। देखो इसमें y की जगह मैंने x डाल दिया तो वैल्यू आ गई 0,9, एक तो 0 था 9, तो x जा रहा है 0 से लेकर 9 तक। क्या बात समझ आ रही है। तो उसको इसमें डाला, उसको इसमें डाला, उसको इसमें डाला, इसकी इंटीग्रेशन करी, 9 को डाला, 9⁻³ को कैसे लेके गए हम, 3⁻² इंटू 3/2, यानी कि 3⁻3 27, राइट। तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 27 माइनस 81/2, ये मैंने स्टेप खा गया मैं एक, कोई बात नहीं। 27 को कॉमन निकालो, यहाँ से क्या आएगा 2, यहाँ से क्या आएगा 3/2, क्योंकि 27 इंटू 3 81 होता है मेरा। उसके बाद 2 को लिख सकते हैं 4/2, 4 - 3/2 कितना होता है 1/2, तो आंसर आ गया 27/2। धड़ 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 ऐसे करनी है मैथ्स में, ठीक है, उसी में मत है। तो करते हैं अपना 6th क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय द पैराबोला x² इज इक्वल टू y, तो ये मुझे पैराबोला दे रखा है, एंड द लाइन y इज इक्वल टू x+2, अगेन ये मेरी लाइन है। तो सबसे पहले यार इन दोनों को वो करो, इंटरसेक्ट करो। इंटरसेक्शन के लिए ये दो मेरे को कर्व दे रखे हैं, y की जगह x² डाल दो, यहाँ डाल दिया तो आंसर आ गया x² इक्वल टू x+2। इसको इधर ले जाओ, मैंने क्या किया, फैक्टराइज किया, उसके बाद मैंने कॉमन लिया तो x की वैल्यू आ गई 2, -1। देखो ये सब भी करके दिखा रहा हूँ मैं, NCERT में ये भी नहीं दे रखा है, ठीक है।
तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करो प्लीज़ एंड लाइक दबाओ। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 है, -1 है, तो इसका मतलब -1 और 2 पे कहीं ना कहीं ये कट कर रहा होगा। तो मुझे और कुछ जानना ही नहीं था, मुझे कुछ जानना ही नहीं था, क्योंकि ये मेरा अपर कर्व है, ये मेरा लोअर कर्व है, तो दिख रहा था मुझे। ठीक है, मुझे बस लिमिट्स निकालनी थी -1, 2, तो x गोज फ्रॉम -1, 2, एरिया इज इक्वल टू ग्रीन एरिया। ठीक है, तो -1 to 2 x+2 अपर कर्व है मेरा, और x² मेरा लोअर कर्व है। इसको मैंने किया इंटीग्रेट, उसके बाद मैंने वैल्यूज़ डाल दी, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई किया। अगर तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ है तो तुम ये पॉज करके देख सकते हो। तो एट द एंड एरिया आ गया मेरा 13/2। ओके, करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x इक्वल टू 2 एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की टर्म्स में जो भी होते हैं ना, जैसे ये होते हैं मेरे राइटवर्ड फेसिंग में, ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम्हें, और x इज इक्वल टू 2 मेरी होती है एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये इसको ऐसे ही कट करेगी, तो बेसिकली मुझे ये एरिया निकालना है। कमाल की बात ये होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू कोई भी एनीथिंग x हमारा क्या होता है, सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस इज पैराबोला की एक्सिस होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस पैराबोला की एक्सिस होती है, तो इसका मतलब अगर मैं ये ऊपर वाला एरिया निकाल दूँ A1, तो A2 निकालने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि A1 का डबल कर दो। देखो रिक्वायर्ड एरिया A1 + A2 2A1, क्योंकि A1 और A2 बराबर है, ये सिमेट्रिकल है, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद एरिया, टोटल एरिया कितना है, 2A1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A1। अब A1 की जगह मैंने क्या लिख रखा है, देखो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व 0 to 2। अब यार ये देखो, मैंने लेक्चर में तुम्हें ये चीज़ भी डेफिनेटली कराई है। क्या कराई है, कभी भी तुम्हारे पास जब सिर्फ एक कर्व दे रखा होता है, ये है y इज इक्वल टू fx, समझ लो y है, फ्रॉम x इज इक्वल टू a to b, तो तुम क्या लिखते हो उसका एरिया, a to b y dx या fx dx। वो रियलिटी में पता है क्या, वो भी तुम्हारा होता है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। जो तुम्हारा लोअर कर्व होता है वो होती है ये इक्वेशन। कमाल की बात ये है कि ये होता है y इज इक्वल टू 0। तो टेक्निकली तुम पता है क्या कर रहे होते हो, हर बार तुम्हारा इंटीग्रेशन आता है, जैसे ये है 2√2√x -0 की इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। तो देखो अब मैंने यही सॉल्व की, यहाँ पे आंसर मेरा ये आया, लिमिट्स प्लग इन करी मैंने, तो उसके बाद ये आंसर आ गया 2⁻³ + 1/2 2⁻4/2 इक्वल टू 2² इक्वल टू 4 × 2 4 × 8 इक्वल 32/3 जो है मेरा एरिया। करते हैं अपना 8th क्वेश्चन। स्केच द रीजन x, 0, ये सब भाड़ में गया, y इज इक्वल टू 4 - x² का अंडर रूट। ये एक सेमी सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन नहीं है। एंड x एक्सेस, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। ये देखो ये मेंशन कर रखा है साफ साफ, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, y² इज इक्वल टू 4 - x², तो x² + y² इज इक्वल टू 4 यानी 2 का स्क्वायर। तो ये तो हमारा सर्कल की इक्वेशन होती है, तो पूरा सर्कल बनना चाहिए था। मैं कहता हूँ नहीं, अगर यहाँ प्लस माइनस लिखा होता तो ये पूरे सर्कल की इक्वेशन होती। ये सिर्फ पॉजिटिव रूट है, y कभी भी अगर रूट ऑफ एनीथिंग होता है तो y हमारा >= 0 होता है, इसलिए सिर्फ ऊपर का रीजन हमने बनाया। तो मुझे ये बताओ, इन्होंने ये पता है क्यों लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि इसका एरिया तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सेमी सर्कल का एरिया होता है πr² और रेडियस मुझे दे रखी है कितनी है 2, क्योंकि 4 आ गया ना 2², तो पाई × 4/2, तो मेरा आंसर आ गया 2π। तो यही होना चाहिए आंसर, बट हमें इंटीग्रेशन से निकालना है। तो इंटीग्रेशन से आंसर कैसे निकलता है यार, देखो सबसे पहले तो देखो मैंने यहाँ पूरा ये चीज़ मेंशन कर दी, जो मैंने सर्कल की बातें की थी, तो देख लेना कि क्यों है ये सेमी सर्कल। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये जा रहा है, ये मेरा कर्व क्या है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, तो लगा दो कर्व dx फ्रॉम x इक्वल टू a to b, उसके बाद इसको सॉल्व कर दो, अपनी लिमिट डाल दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2π। देखो अगर एग्जाम में ये ना भी दे रखा होता ना तो तुम्हें यही करना पड़ता, अगर ऐसे में क्वेश्चन दे रखे होते। क्या बात समझ आ रही है, अगर MCQ दे रखा है तो भाई तुम्हें बस टिक करना होता है, तो तुम ऐसे ही आंसर निकाल देना कि अच्छा इसका आंसर तो 2π होगा, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 9th क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, कैलकुलेट द एरिया। देखो NCERT ने भी कैलकुलेट की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, छी। अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 2√x इंक्लूडेड बिटवीन द लाइन्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। तो ये कैसे निकालेगा यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने डायग्राम भी नहीं बनाया। क्यों, क्योंकि लेजिट अगर तुम्हें कर्व दे रखा हो कभी और दे रखा हो x की 0 to 1 जा रहा है, तो बिना सोचे समझे 0 to 1 कर्व dx, तो मेरा आंसर आ गया। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी, मैंने तुम्हें गलत बताया है। क्यों, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू sin x दे रखा होता, आगे जाके करेंगे हम, मुझसे पूछ लिया 0 से लेकर 2π तक का एरिया बताओ, भाई साहब तुम्हारा आंसर 0 आ जाएगा, और वो ट्रू नहीं है। एरिया 0 ट्रू नहीं है, मतलब एल्जेब्रिक एरिया है ट्रू, बट वैसे वो ट्रू नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि sin x के केस में जो मेरा ग्राफ होता है यार, वो कट कर रहा होता है एक्स एक्सिस को,
तो जो मैंने तुम्हें बोला ना कि स्केच करना, ड्रॉ करना ग्राफ को ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी तब नहीं है तुम्हारा जब तुम्हारा जो कर्व है ना वो या तो ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है और एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा हो। जैसे y इज इक्वल टू 2√x का ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा, हमेशा ऊपर ही है, कभी नीचे नहीं जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट ये चीज़ कर सकता हूँ बिना अपने क्या कहते हैं ग्राफ को बनाए और चेक करे कि अच्छा यही मेरा एरिया है क्या। समझ आ रहा है? अब करते हैं अपना 10th क्वेश्चन। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 7 एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, ये मेरी स्ट्रेट लाइन दे रखी है, y इज इक्वल टू 5/2x प्लस 7/2, मैंने बना दी लाइन। कुछ नहीं करना, इसमें भी मेरे को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 2 लाइन ये, x इज इक्वल टू 8 लाइन ये है, तो मुझे लेजिट ये एरिया निकालना है। तो खत्म यार, एरिया इज इक्वल टू y dx, ठीक है, फ्रॉम a टू b। तो मैंने कर दिया, आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। बात समझ आ रही है? कितना ईजी था इसका तो, बट फिर भी है, चलो मैंने बना दिया एक बार। डायग्राम बनाने में कुछ जा नहीं रहा तुम्हारा। क्वेश्चन के नंबर देखते हुए भी सोचना, ठीक है। यूजुअली वैसे तो तुम्हें दे रखा होगा कि स्केच बनाओ, जैसे हाँ अगले क्वेश्चन में ही दे रखा है, करते हैं। ड्रॉ रफ स्केच, कुछ ऐसा दे देगी, ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू √x - 1 इन द इंटरवल 1 to 5। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व एंड बिटवीन द लाइन्स x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले बेसिक कर्व स्केच करने के लिए इसकी डोमेन को सेटिस्फाई कराओ। डोमेन क्या बोलती है कि रूट के अंदर जो भी चीज़ होती है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होती है, यानी कि x - 1 मेरा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, यानी कि जो मेरा x है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो मतलब x 1 से छोटा नहीं है। समझ आ रही है बात? उसके बाद जो मेरा y है, अगर मेरा y कुछ भी रूट में अंदर कुछ भी हो पर रूट में है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है यार मेरा कि y भी हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। तो मतलब मेरा जो कर्व है वो हमेशा ऊपर बनेगा और x भी सिर्फ इधर है क्योंकि 1 से ज़्यादा है, तो जो मेरा कर्व है वो इधर ही बनेगा। देखो इधर से शुरू होगा और ऐसा, सॉरी ऐसा बनेगा, मतलब इसके अंदर ही आएगा जो भी है, ठीक है, और कहीं तो बन ही नहीं सकता। उसके बाद इट इज़ नथिंग, अगर तुम्हें y इज इक्वल टू √x का ग्राफ बनाना आता है, जो होता है मेरा ये, अगर मैंने x की जगह x - 1 किया तो बस वो शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। क्या बात समझ आ रही है? तो मैंने शिफ्ट कर दिया। उसके बाद 1 से लेकर 5 तक मुझे निकालना था उसका एरिया, ठीक है। तो एरिया कैसे निकलता है यार हमारा? स्केच कर दिया हमने, एरिया होता है y dx, तो y की इक्वेशन है √x - 1 dx 1 to 5। टेक्निकली अगर तुम इसका ग्राफ नहीं बनाते और अंधाधुन तुम सिर्फ y dx लगा देते तो तुम्हारा आंसर आ जाता सही, बट वही है क्योंकि अगर ड्रॉ रफ स्केच दे रखा है तो तुम्हारे अच्छे खासे नंबर कट जाएंगे उसमें। तो करते हैं अपना 12th क्वेश्चन। डिटरमाइन द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू a² - x² का अंडर रूट इंक्लूडेड बिटवीन द लाइन्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 हमारी होती है y एक्सिस की इक्वेशन, x इज इक्वल टू a होगी हमारी वर्टिकल लाइन अगर ये मेरा a डिस्टेंस है, राइट। y इज इक्वल टू a² - x² अगेन मेरी एक सेमी सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, ये है एक सेमी सर्कल की इक्वेशन, राइट। तो सिर्फ मैं इतना पार्ट बनाऊंगा, इतना नहीं बनाऊंगा नीचे का। उसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है कि ये लाइन से लेकर ये लाइन में ये कर्व का एरिया निकालना है। तो बेसिकली हमें निकालना है क्वाड्रेंट का एरिया, जो मुझे ऑलरेडी आता है। कितना होता है? πr²/4 बचपन में हम पढ़ चुके हैं, यानी कि πr कितना है मेरा a, तो πa²/4 मेरा आंसर आएगा। देखो लिख भी रखा है मैंने नीचे, बट इसको हमें इंटीग्रेशन से करना है। तो कैसे करेंगे? a इज इक्वल टू y dx, राइट, फ्रॉम 0 to a, y की जगह हमने ये भर दिया, और इसकी एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होती है a² - x² की। क्या होती है? x/2 a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a फ्रॉम 0 to a, ठीक है। तो इसके बाद हमने लिमिट डाल दी, पहले a डाला फिर 0 डाला। अगर यहाँ a डालते तो ये कट जाएगा, यहाँ a डालते तो a²/2 sin इनवर्स a/a यानी sin इनवर्स 1। उसके बाद अगर 0 डालते हैं यहाँ तो ये तो कट जाएगा क्योंकि 0 है, और यहाँ भी कट जाएगा, sin इनवर्स 0 0 होता है। तो यानी सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी मेरी। sin इनवर्स 1 होता है मेरा π/2, तो आ गया मेरा आंसर πa²/4। क्या बात समझ आ रही है? करते हैं अपना 13th क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन्स y इज इक्वल टू √x, लाइन नहीं कर्व है, एंड y इज इक्वल टू x विच इज द लाइन। तो पहले हमने y इज इक्वल टू x बना दिया, y इज इक्वल टू √x बना दिया, ठीक है। यार तुम्हें ना बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे जो √x है वो x से ऊपर जा रहा है, तुम देख सकते हो, ये अभी अपर कर्व है अभी के लिए, और ये लोअर कर्व है, बाद में ये ऊपर चले जाता है। जैसे अगर मैं बनाता y इज इक्वल टू x और x² दे रखा होता, एक दे रखा होता y इज इक्वल टू x², तो जो y इज इक्वल टू x² है वो ये होता है, वो कर्व ये होता है, वो नीचे होता है पहले। तो तुम्हें बेसिक चीज़ें पता है कैसी समझनी पड़ेगी। जैसे मान लो अगर मैं कोई 1 से छोटा नंबर लेता हूँ 1/2, तो 1/2 का अगर मैं रूट निकालूँ ना यार, तो वो हो जाएगा 1/√2, वो बड़ा होता है 1/2 से। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से तुम समझ जाओगे अच्छा ये कर्व तो ऊपर से जा रहा है पहले, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया होगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अगर तुम गलती से x - √x भी कर दो ना, देखो इसकी जगह, तो कुछ जाएगा नहीं तुम्हारा, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा -1/6। कोई बात नहीं, एरिया है उसका मॉड ले लो,
तो एज सच इतना कुछ वो होगा नहीं, बट नंबर कट सकते हैं। तो मैंने ये लिख दिया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाले, बहुत सिंपल, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, 0 1 ही आएगा ऑफ कोर्स। उसके बाद 1 डाला, 0 डाला, 0 डाला तो 0 आ गया, 1 डाला तो 2/3 माइनस 1/2 यानी कि 1/6। करते हैं अपना 14th क्वेश्चन। इसमें मुझे क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय द कर्व y इज इक्वल टू -x² एंड द स्ट्रेट लाइन x + y + 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। कैसे, इस y की -x² की वैल्यू हम इधर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, मैंने इसकी 2 रूट्स निकाल ली, काफ़ी आसान है यार, ये मिड टर्म स्प्लिट करो या तुम कुछ भी करो, आंसर आ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है यार, कर्व ट्रेसिंग। कभी भी हो सकता है काफ़ी सारे क्वेश्चन में तुम्हें देना रखा हो स्केच द कर्व, बट हमेशा तुम्हें करना है, ठीक है। अब देखो -x² क्या होता है, y इज इक्वल टू -4ax। जो y इज इक्वल टू x² होता है वो तो ऊपर होता है, राइट। तो -x² होगा नीचे वाला, डाउनवर्ड फेसिंग। उसके बाद अगर जो ये वाली लाइन है मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो इनके बीच का एरिया मेरा यही होगा, ठीक है। मतलब तुम्हें ऐसी फालतू की चीज़ें नहीं करनी है, तुम्हें बस क्या करना है, ऊपर वाले कर्व की इक्वेशन लिखो माइनस नीचे वाले कर्व की इक्वेशन लिखो y के फॉर्म में, y इज इक्वल टू fx के फॉर्म में, ठीक है। तो ऊपर का कर्व क्या है, y इज इक्वल टू -x², तो मैंने लिख दिया -x²। नीचे का कर्व क्या है मेरा, -2 -x, मैंने वो लिख दिया और इसको मैंने कर दिया इंटीग्रेट। मेरा आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। जो भी मेरा इंटीग्रेशन होती है वो हमेशा होती है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx, नो मैटर व्हाट। हो सकता है कि मेरे दोनों कर्व नीचे है तो भी मेरा यही चीज़ चलेगी, अगर ऊपर है तो भी है। तो समझ आ रहा है तुम्हें ये चीज़। तो जैसे इंटीग्रेट मैंने इसको किया, मैंने वैल्यू डाल दी -2 और 1, मतलब 2 और -1, तो मेरा आंसर आ गया 9/2 विच इज़ द एरिया। अब करते हैं अपना 15th क्वेश्चन, विच इज़ फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू √x। तो ये हमारा होता है √x, x इज इक्वल टू 2y + 3। ये होती है हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड x एक्सेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं ये कर्व बनाता हूँ, ये तो यहाँ से शुरू होता है, और ये लाइन बनाता हूँ तो कुछ ऐसी बनती है। देखो मैंने सारे पॉइंट्स भी कट लिख रखे हैं, जहाँ जहाँ कर्व को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। बात समझ आ रही है तुम्हें? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल लो। सबसे पहले निकाल दिया, कैसे, एक्स को मैंने लिख दिया y², उस यहाँ पुट कर दिया y²। 2 वैल्यूज़ आ गई पर मेरी, पर तुम देख सकते हो पॉइंट तो एक ही है, क्योंकि ये तो कभी कट ही नहीं करेगा मेरा। तो तुम्हें क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि y की वैल्यू √x है, तो इसका मतलब y हमेशा हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, राइट। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू 9 निकालो, यहाँ मार्क कर दो। अब जो ये वाला एरिया है, क्योंकि मुझे ये लिखा था कि x एक्सिस के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ये टेक्निकली तो ये एरिया देखो बढ़ता जाता, क्योंकि ये कर्व तो कुछ है नहीं, मतलब ये खुला पार्ट आ गया। तो अगर मैं x एक्सिस बना दूँ, ये कर्व बना दूँ, ये कर्व बना दूँ, तो एक बाउंडेड रीजन आ जाएगा मेरा, राइट। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस होल का एरिया निकाल सकते हैं हम, ठीक है, माइनस इस ट्राइंगल का एरिया, जो मैं करने वाला हूँ। एक दूसरा मेथड क्या है यार, कि यहाँ एक लाइन कट कर दो और फिर क्या करो, वाई एरिया हमारा है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व है एक्स एक्सिस, और सेकंड चीज़ में यहाँ से लेकर यहाँ तक की इंटीग्रेशंस करो, मतलब 2 इंटीग्रेशंस होगी। सबसे पहले तो ये मेरा एरिया 1 और ये मेरा एरिया 2, ये वाला एरिया 1 निकालने के लिए अलग चीज़, एरिया 2 के लिए अलग चीज़। बट मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू OPQO, ये वाला जो भी सेक्टर है हमारा कुछ भी है, माइनस ट्राइंगल PQR। तो देखो इसका एरिया काफ़ी आसान है, ये जो कर्व है 0 to 9 dx, मैंने सॉल्व किया, लिमिट डाली, वैल्यू आ गई 18। इसका भी काफ़ी आसान है, ये कर्व क्या है, x/2 - 3/2। ऐसा क्यों? क्योंकि 2y इज इक्वल टू x - 3 था और x इज इक्वल टू 2y + 3 था। तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पुट कर दी, 3 to 9 में एरिया निकाल दिया, एरिया आ गया 9, 18 से मैंने माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया 9 यूनिट स्क्वायर। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16 अब। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इज इक्वल टू 2x, यानी कुछ ऐसा कर्व बनेगा मेरा, एंड x² + y² इज इक्वल टू 4x, ये सर्कल बनेगा। तो देखो यार, सबसे पहले इसका हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। कैसे निकालते हैं, 2x को इधर डाल दिया, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 0, 2, तो 0 पे कट कर रहा है, 2 पे कट कर रहा है। अब तुम बोलोगे यार मुझे कैसे पता कि ये सर्कल की इक्वेशन यहाँ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके लिए क्या करो, मुझे दे रखा है x² + y² इज इक्वल टू 4x, तो क्या करो, इस 4x को इधर ले आओ, x² + 4x + y² इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या करो, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर के लिए x² + 4x + 4 भी ऐड कर दो और दोनों साइड ऐड कर दो, कर दिया 4 ऐड। इसके बाद इस पूरे को मैं चीज़ में लिख सकता हूँ x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये -4x है, प्लस नहीं है, तो ये -4x है, तो यहाँ x - 2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो मेरा सेंटर क्या होता है हमेशा, 2, 0, मतलब x - h y - k, तो ये होगा मेरा सेंटर, और रेडियस भी इतनी, तो मैंने यहाँ एक सर्कल बना दिया। ऑल राइट, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया निकालना है हमें। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक का एरिया निकालेंगे, उसको डबल कर देंगे। देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2a2,
या 2a है बेसिकली ये, ठीक है, कोई भी a ले लिया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx, एरिया हमारा यही होता है। क्लियरली मेरा सर्कल ऊपर है, पैराबोला मेरा नीचे है, ऑफकोर्स वो ऊपर से तो कट कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि पैराबोला इंक्रीज करता जाता है, राइट। तो ऐसा तो होगा नहीं यहाँ से कट करके नीचे चले जाए, नहीं, ठीक है। तो यहाँ से कट किया, तो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, लिमिट्स काफ़ी आसान है मेरी, 0 से 2 है, बहुत ही सही हो जाता है जो सीन। अच्छा ये 2 लिमिट में था, a में नहीं था, ठीक है। तो ऊपर वाले कर्व की इक्वेशन क्या है, सर्कल है वो, तो यहाँ से निकाल लो y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो y हो गया √4x माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला कर्व हो गया √2x, ठीक है यहाँ से। तो बस इसकी इंटीग्रेशन करी, आंसर निकाला, इसको फिर से मैंने कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर किया, ये चीज़ रखी, फिर मैंने अपना वो साइन इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला, बड़ा वाला जो फॉर्मूला नहीं होते थे, 3 फार्मूले, पहला फॉर्मूला क्या होता था, √a² प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या होता था, √a² माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये दोनों एक जैसे होते थे, ये तीसरा होता था। तो ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ठीक है। कुछ आंसर आया, लिमिट डाली, तो आंसर आ गया 2 पाई माइनस 16/3। अब करते हैं अपना 17th क्वेश्चन, इसमें मैंने स्टार मार्क लगा रखा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एज इन देखो, इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। तो इसमें गलती पता है कब हो सकती है, क्योंकि इन लोगों ने ये नहीं दे रखा कि स्केच द कर्व, तो बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ लिख देंगे 0 से लेकर 2 पाई sin x dx, फिर उसका आंसर आ जाएगा 0, जो कम्प्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। होता क्या है यार, कभी भी हम फॉर्मूला लगाते हैं y dx फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, तो ये सही पता है कब होता है, जब मेरा जो कर्व है वो एक्स एक्सेस कट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा कर्व होता, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है, कोई इशू नहीं है, बट रैंडम में अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ, जो मैं बता चुका हूँ अपने लेक्चर में, वो क्या है, कभी भी एरिया मेरा होता है जैसे x इक्वल टू x1 से लेकर x2 तक मॉड y ऑफ dx होता है। तो इसका मतलब अगर मैं ये करूँ 0 से लेकर 2 पाई और डायग्राम ना बनाऊँ और लिख दूँ मॉड sin x dx, फिर इसको सॉल्व करूँ, तो मेरे को बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। फिर भी डायग्राम बना देते हैं, क्योंकि 0 से पाई तक sin x पॉजिटिव है और 0 से पाई से लेकर 2 पाई तक sin x नेगेटिव है। अब ये देखो, मैंने इसको लिख दिया a1 प्लस a2, उसके बाद इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, मतलब a1 मेरा ये है, a2 मेरा ये है। तुम बोलोगे मैंने sin x माइनस 0 क्यों लिखा है और ये मैंने 0 माइनस sin x क्यों लिखा है, इसका कोई रीज़न है? तो देखो, एरिया इज ऑलवेज, इट इज़ ऑलवेज अपर कर्व, ठीक है, माइनस लोअर कर्व, नो मैटर वॉट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा अपर कर्व तो sin x था, मेरा लोअर कर्व था x मतलब 0, क्योंकि जो x एक्सेस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0 जो मैंने यहाँ लिखी है, वो भी एक कर्व होता है, ठीक है। वो चीज़ हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से हमने यही सीखा होता है कि अच्छा एरिया तो हमारा होगा y dx अगर एक कर्व y है, जबकि एक्चुअल में एरिया होता है y माइनस 0 dx। वो 0 क्योंकि नेगेट हो जाएगा इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये 0 इट स्टैंड्स फॉर द इक्वेशन ऑफ x एक्सेस, ठीक है। तो इस केस में पाई से लेकर 2 पाई तक मेरा x एक्सेस अपर कर्व है, sin x लोअर कर्व है, तो तभी मैंने ये किया। उसके बाद तो चलो सॉल्व कर दिया, कुछ बचा ही नहीं, sin x की इंटीग्रेशन फट्टू, ठीक है, ये भी कर लिया सॉल्व, आंसर आ गया मेरा 4 के बराबर। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18 अब। उसमें मुझसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर -1, 1, 0,5 एंड 3,2 यूजिंग इंटीग्रेशन। तो एक तरीका तो हमारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाला तरीका होता है, उससे अगर 3 वर्टिसेस दे रखी हो तो हम निकाल सकते हैं, और एक अगर तुमने 10th क्लास में पढ़ा हो, एक तो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था तुमने और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल भी पढ़ा था, जो क्या होता था, हाफ यहाँ तुम डालते थे x1 y2 माइनस y3 है ना, प्लस x2, फिर उसके बाद क्या होता था तुम्हारा ये चीज़ y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर यहाँ आता था y1 माइनस y2, याद है ये वाला फॉर्मूला। तो इससे भी एक बार तुम ना वेरीफाई कर लेना आंसर, ताकि गलत ना हो। तो अब क्या करना है यार, इस केस में हमें इंटीग्रेशन से कैसे करते हैं, सबसे पहले तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दो, उन 3 से लाइन्स ड्रॉ कर दो, ठीक है। मैंने नाम दे दिया L1 L2 L3, और फिर हमारा इकलौता स्टेप जो मैंने यहाँ तक करके दिखा रखा है, ये पूरा, ये लिटरली मैंने क्या किया, इन तीनों लाइन्स की इक्वेशन निकालने के लिए लिखा है ये सब, और ये तुम 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो स्ट्रेट लाइन्स के अंदर। अगर 2 पॉइंट दे रखा है तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हो और पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो, सबसे पहले मैंने इसको L1 नाम दे दिया, 0,5 और 1,1 से पास हो रही है। मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ लाइन एनवल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो स्लोप आ गया मेरा 4। तो इक्वेशन कितनी हो गई, कोई भी एक पॉइंट पकड़ो, मैंने पकड़ा 5 वाला पॉइंट, मैं ये भी ले सकता था, तो मैं क्या लिखूंगा, y माइनस y1 यानी y माइनस 5 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, राइट। तो इक्वेशन आ गई 4x प्लस 5। सिमिलरली यार लाइन 2 की भी निकाला, स्लोप निकाला, फिर इक्वेशन निकाली, लाइन 3 का स्लोप निकाला, इक्वेशन निकाली। आई होप तुम्हें ये सब समझ आ रहा हो, ठीक है। अब हमारा एरिया 1 क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं मैंने एरिया 1 को क्या नेमिंग दी है। तो देखो A1 मेरा है ये वाला पार्ट और ये है मेरा A2,
ठीक है। A1 में हमारा अपर कर्व है ये और मेरा लोअर कर्व है ये, राइट, और मेरी लिमिट्स है -1 से लेकर 0, ठीक है। तो मैंने क्या किया, A1 कितना होगा, -1 से 0, अपर कर्व जो मेरी लाइन L1 है माइनस लोअर कर्व जो मेरी L2 लाइन है, ये कर दिया। तो इन दोनों की इक्वेशन लिख दी, देखो निकाल चुका हूँ सबकी, L3 की निकाल चुका हूँ, L2 की निकाल चुका हूँ, L1 की भी निकाल चुका था। तो बस इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 15/8। फिर मेरा जो A2 है उसके लिए मेरा अपर कर्व ये है, L3 लाइन है, और मेरा लोअर कर्व अभी भी L2 लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। तो इसका एरिया कितना होगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx। तो मैंने इसकी इक्वेशन लिख दी, इसकी लिख दी, गलती मत करना। तभी कह रहा हूँ सबसे पहले तुम्हारा स्टेप ये होना चाहिए, इससे भी पहले रफ वर्क में हाफ x1 y2 - y3 ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, इससे एरिया निकालो। अगर सेम नहीं आते तो समझ जाओ तुमने कोई गड़बड़ की है। तो एरिया मेरा कितना आ गया यार, A1 15/8, A2 45/8, दोनों का एडिशन मेरा ट्राइंगल का एरिया होगा, विच इज़ हमारा है 15/2। ओके, तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द रीजन x, y, मतलब ये मेरा दे रखा है एक कर्व, ये दूसरा कर्व दे रखा है, ये एक पैराबोला है, ये एक सर्कल है। तो इन दोनों का पहले तो स्केच बनाओ। तो सबसे पहले ड्राइंग करते हैं, ठीक है। x² + y² = 4a का होल स्क्वायर। तो मतलब सेंटर ओरिजिन पे या रेडियस मेरा 4a है, तो चलो सर्कल बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद y² इज लेस देन इक्वल टू 6ax। सब अभी के लिए इसको इक्वल टू मानो, लेस देन नहीं, और फिर बाद में देखते हैं। तो ये मेरा कर्व कुछ ऐसा बनेगा, मुझे पता है शेप। तो मुझे ये पॉइंट निकालने हैं बस। पॉइंट कैसे निकलेंगे, एग्जैक्टली क्या करो, y² की जगह 6ax यहाँ डाल दो। तो डाल दिया, ये देखो y² की जगह 6ax डाल दिया, इसको सॉल्व किया, इसके फैक्टर्स बनाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x की टर्म्स में। तो x की 2 वैल्यू आ गई। मुझे ये बताओ, मैंने सिर्फ इसको अंडरलाइन किया क्योंकि ये वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि x मेरा पॉजिटिव है। अब मेरा x पॉजिटिव क्यों है यार, यहाँ देखते हैं ज़रा। देखो मेरा 6ax मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू y² है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है 100%। अब अगर मेरा 6ax इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी हम मान रहे हैं a को, तो x हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो ये वैल्यू तो हमारी नहीं हो सकती अगर मेरा a 0 से बड़ा है। तो अभी a मैं पॉजिटिव ही मान रहा हूँ a को। तो ये आ गया x इक्वल टू 2 है। तो यहाँ मेरा कट कर रहा है, तो एग्जैक्टली मिडल में कर रहा है, ठीक है। यार ये गलती मत कर देना कि इन दोनों का एरिया सेम होगा, क्योंकि दिखने में लग रहा है, ऐसा लग रहा है सेम फिगर है, बीच में भी काट रही है, नहीं। हाँ, ये बीच में कट हो रहा है, ये 0 है, ये 2 है, 4 है, बट हो सकता है इसकी शेप कुछ ऐसी हो और फिर शेप ऐसी हो, या इसकी शेप कुछ ऐसी हो और फिर शेप ऐसी हो। बात समझ आ रही है, एग्जैक्ट सेम नहीं है। एरिया मेरा है 2 टाइम्स a + a', क्योंकि देखो ये और ये तो सेम है 100% सिमेट्री की वजह से, और ये भी सेम है 100% सिमेट्री की वजह से। तो a + a' का एरिया कितना होगा, सबसे पहले a को निकालो। a के लिए मेरा अपर कर्व है पैराबोला, लोअर कर्व है एक्स एक्सेस, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx, पैराबोला था y² = 6ax, y हो गया √6ax। तो सिर्फ ये dx लिख सकते हो तुम, लोअर कर्व लिखने की जरूरत नहीं है, 0 है। 0 से लेकर 2 है, सही लिमिट्स डालो, सही आंसर आएगा 8√3a² / 3। इसके बाद a' निकालने के लिए मेरा अपर कर्व है ये, और मेरा लोअर कर्व तो अगेन वही एक्स एक्सेस हो गया, यानी सिर्फ मैं लिखूंगा y dx। तो y मेरा है 16a² - x², यहाँ से अगर मैं इसको उठाता हूँ तो इसको अंडर रूट में लिख सकता हूँ। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं ज़रा, इसको लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a² - x² की इंटीग्रेशन, जो मेरी कितनी होती है x/2 a² - x² + a² / 2 sin इनवर्स x/a + c, है ना। तो ये लिख दिया हमने इंटीग्रेशन, c नहीं लिखना क्योंकि डेफिनेट है। उसके बाद 4a डालो, 2a डालो, अपना आंसर निकालो। आंसर मेरा निकल गया a' का कुछ ऐसा अजीब सा। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड किया मैंने। अब तुम सोचोगे ये कैसे आ गया, तो कुछ नहीं किया, बस यार मैंने कुछ कॉमन मुझे दिख रहा था। क्या दिख रहा था, 4a² / 3, और उसके बाद मैंने अरेंज कर दिया। सबसे पहले तो इन दोनों को इकट्ठा करके सॉल्व किया। ये 8√3 है, ये है 6√3/3, मैंने इसको एलसीएम लूँगा अगर तो 2 को लिख सकता हूँ ना ऐसा। तो 8 - 6 2√3/3a²। तो मैंने 2a² को बाहर कॉमन निकाला है, 2 पहले से था और 3 भी कॉमन निकाल लिया। बात समझ आ रही है, फिर आंसर आ गया। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। कंप्यूट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन्स x + 2y = 2, y - x = 1 एंड 2x + y = 7। अब देखो मैंने इंटीग्रेशन के AOI के लेक्चर में मैंने क्या बताया था, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ट्राइंगल में। ट्राइंगल में क्या होता है, या तो 3 पॉइंट दे देंगे, बड़ा गंदा लगता है यार ये तो। इसमें क्या, पहले इसकी इक्वेशन निकालो, इसकी भी इक्वेशन निकालो, इसकी भी इक्वेशन निकालो, फिर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर तुम्हें स्टार्टिंग से ही लाइन्स दे रखी हो तो क्या मेरा एरिया निकालना आसान नहीं हो जाएगा। देखते हैं एक बार। सबसे पहले तीनों लाइंस को हमें अच्छे से सुंदर ड्राइंग से प्लॉट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको प्लॉट किया, इसको प्लॉट किया, इसको प्लॉट किया, 3 लाइंस आ गई मेरी। नोटिस करो मैंने तीनों को y = fx के फॉर्म में ही रखना चाहा है पहले से। तो यहाँ से तो मैं क्लियरली लिख सकता था y = 7 - 2x, नो प्रॉब्लम।
यहाँ से भी क्लियरली कर सकता हूँ y इक्वल टू एक्स प्लस वन, नो प्रॉब्लम। यहाँ से ही मैं क्या कर सकता हूँ, 2y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स या y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई टू, तो मैंने वो लिख दिया। तीनों लाइंस को मैंने इंटरसेक्ट करा दिया p, q और r पे, ठीक है। ये कोई पॉइंट्स हो गए। हमारा काम पता है क्या है, इकलौता काम है इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालना। ऐसा क्यों, देखो होगा क्या, एरिया ऐसे निकलेगा ना मेरा। सबसे पहले तो ये डिवाइड होगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। अब जो ये वाला एरिया होगा इसमें अपर कर्व मेरा ये है, ये वाली ग्रीन लाइन है, लोअर कर्व रेड लाइन है, और फिर जो ये वाला बचा हुआ एरिया है इसमें अपर कर्व मेरी ऑरेंज लाइन है, लोअर लाइन मेरी लोअर कर्व है रेड लाइन, राइट। बट मुझे ये तो पता ही नहीं है ना कि ये और ये लिमिट कौन सी है, x1 x2 x3, और ये वाला भी, सॉरी ये वाला नहीं पता ना, तो ये पॉइंट्स निकालने ज़रूरी है। p के लिए क्या करो, कुछ नहीं करना, इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करा दो, ठीक है, इक्वल कर दो। x की वैल्यू 0 आ गई तो ऑफकोर्स ये हमें दिख रहा था वैसे भी। q के लिए क्या करना है, हमें इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करा दो, येलो वाली और ग्रीन वाली करा दी, ठीक है। r के लिए सिमिलरली उन दोनों को इंटरसेक्ट कराओ, तो इतना फिर से हमारा पेज वेस्ट हुआ इस चीज़ के लिए, पॉइंट्स निकालने के लिए, पर ये ज़रूरी है। अब जो 3 पॉइंट्स निकल गए क्लियरली देखो, मैंने कुछ चेंज कर दिया फिगर में, चेंजेस कुछ लाया हूँ, कुछ ये पॉइंट्स आ गए क्योंकि, तो p आ गया, q आ गया, r आ गया, इन सब के सिर्फ x कोऑर्डिनेट की ज़रूरत थी मुझे, y कोऑर्डिनेट की कोई ज़रूरत नहीं थी, निकाल दिया। अब सीधा सीधा क्या किया, ऐसे बांटा इसको, दिस एरिया माइनस दिस एरिया dx, और मतलब दिस लाइन माइनस दिस लाइन dx। तो देखो मैंने क्या किया, a1 प्लस a2 मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा, राइट। y पी क्यू माइनस y पी आर, ये वाली लाइन, फ्रॉम 0 to 2, फ्रॉम 0 to 2, ये वाला एरिया, इसको निकाला मैंने, आंसर मेरा आ गया a1 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली a2 निकाला तो a2 की वैल्यू आ गई फिर से, उसकी भी 3 आ रही है। ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन dx, थोड़ा सॉल्व किया, थोड़ा लेंदी हो जाता है कई बार, आंसर आ गया 3। तो टोटल एरिया कितना आ गया मेरा, 6 के बराबर। अगेन मैं ये बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा, अगर तुम्हारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं, क्योंकि आ ही गए ना, अगर एक्स कोऑर्डिनेट आ गया तो वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, राइट। तो तुम्हें करना क्या है उस वक्त, अपना नॉर्मल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है विच इज़ हाफ x1 y2 माइनस y3 एंड सो ऑन, ये वाला, प्लीज़ इससे भी एरिया निकाल के देख लिया करो एक बार, ठीक है। करते हैं अपना 21st क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस। 3 लाइंस फिर से दे दी यार, सेम क्वेश्चन, सेम, बस तुम्हें वैल्यूज़ अलग दे दी, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, फट्टू है बिल्कुल। यहाँ से भी मैं y को क्या निकाल सकता हूँ, x/4 प्लस 4/5, राइट, मतलब 5/4। तो इसके बाद तीनों लाइंस को बनाओ, पहला स्टेप। उसके बाद देखो इस बार मैंने एक ही डायग्राम बना रखा है इसलिए, क्योंकि तुम्हें समझ तो आ ही गया है। p और q निकालने हैं हमें p और q ये निकालना है, और r भी निकालना है यार डेफिनेटली। तो हमने p निकाला किन 2 लाइंस के लिए, इन 2 लाइंस से। फिर उसके बाद हमने q निकाला, इन 2 लाइंस को इंटरसेक्ट कराया यहाँ पे, राइट। उसके बाद हमने r निकाला, इन 2 लाइंस को इंटरसेक्ट कराया हमने यहाँ पे। देखो मैंने बहुत ही अच्छे से लिख रखा है, y 5 माइनस एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स की बातें हो रही है। क्या बात समझ आ रही है। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 3, तो -1 0 3, तो -1 से 0, दिस कर्व माइनस दिस कर्व dx, 0 से 3 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। a1 निकाला, निकल गया, फिर a2 निकाला, निकल गया, दोनों को ऐड किया, आंसर आ गया 15/2। ओके, अब करते हैं अपना 22nd क्वेश्चन विच इज़ वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन जो तुम कर चुके हो, जो था sin x की वैल्यू निकालो, sin x dx 0 to 2π, मतलब इसका एरिया निकालना था मॉड में। तो इसमें भी क्या है, बस कर्व चेंज करके 2 cos x कर दिया, एक तो cos x कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। x एक्सेस फ्रॉम 0 to 2π, अगेन सबसे पहले मैंने cos x का ग्राफ बनाया। देखो अगर कभी भी मैं cos x का ग्राफ बनाता हूँ और उसके आगे a cos x लिख देता हूँ ना, या कोई भी कांस्टेंट, तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उसकी, मतलब ओवरऑल शेप में, बस साइज़ में फ़र्क पड़ जाता है। क्या, अगर मेरा नॉर्मल cos x है ना, तो ये मेरा पॉइंट क्या होता है, जो ये पॉइंट होगा ये होगा 1, तो ये 0,1 होता है। बट इसकी जगह अब बस 2 आ गया, हर चीज़ मतलब एक्सटेंड हो गई है, समझ लो ये मेरा cos x का ग्राफ था, है ना, तो अभी एक्सटेंड हो गया। अगर 5 cos x होता तो ऐसा होता, पर नेचर वैसा ही रहता उसका। अब fx मेरा ये है, ये भी चेंजिंग साइंस सेम वही, ये कट कर रहा है, तो मैंने इंटरवल्स में बांट दिया। 0 to π/2 अलग एरिया आएगा, फिर यहाँ से लेकर a2 मान लिया, इसको a3, और फिर अलग अलग सॉल्व किया। देखो 0 से लेकर π/2, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, 2 cos x माइनस 0, आंसर आ गया 2। फिर उसके बाद a2, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व मेरी x एक्सिस है 0 माइनस 2 cos x, तो यहाँ से भी आंसर आ गया मेरा 4, और इसका आंसर मेरा फिर से आ गया 2, तो टोटल आंसर हो गया 8 यूनिट स्क्वायर, राइट। अपने 23rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द गिवन कर्व y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय देम यूजिंग इंटीग्रेशन। सबसे पहले x इज इक्वल टू -3 हमारी ये लाइन होती है, x इज इक्वल टू 3 हमारी ये लाइन होती है, y इज इक्वल टू 0 हमारी x एक्सिस के बराबर होती है, और ये कर्व हमें बनाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है ये देखो स्केचिंग, y को मैंने क्या लिख दिया, यही सेम चीज़ 2 चीज़ों में बांट दिया। क्यों, देखो
जो मेरा 1 है वो तो सेम रहेगा। मॉड ऑफ एनीथिंग हमारा होता है एनीथिंग, अगर मेरा एनीथिंग इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी कि x+1 का मॉड हमारा x+1 के बराबर होगा अगर मेरा इफ़ x+1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। सिमिलरली ये हमारा पूरा नेगेटिव में हो जाएगा अगर मेरा x लेस दैन इक्वल टू -1 है, तो इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया इसको भी। फिर उसके बाद अगर मेरा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, मेरे को कुछ कुछ चीज़ें बांटनी थी, ठीक है। तो मैंने जो एक स्केच किया है ना, क्योंकि रफ वो तो लिखा था रफ स्केच, अगर ना भी लिखा होता तो मैं आंसर निकाल सकते थे। कैसे? x इज इक्वल टू -3 से 3 से जाना था, तो x इज इक्वल टू -3 to 3, ठीक है, y dx, ये सीन था हमारा, राइट। पर अब क्योंकि मुझे पता लग गया है कि -1 से छोटे में x की इसकी कुछ और वैल्यू है y की, और 1 से बड़े में कुछ और वैल्यू है, तो उस हिसाब से मैंने देखो 2 एरियाज़ में बांट दिया इसको। -3 to -1 मेरा कर्व है -x के बराबर, और -1 to 3 मेरा कर्व है x+2 के बराबर। इन दोनों को इंटीग्रेट किया, ऐड किया, आंसर आ गया 16 यूनिट स्क्वायर। डायग्राम देख लेते हैं यार एक बार, अगर तुम्हें डाउट है। सबसे पहले इनका ऐसा डायग्राम्स बनते कैसे हैं वो देखते हैं। मुझे ये बताओ, y इक्वल टू मॉड x आता है? हाँ बिल्कुल आता है, ये होता है। इसके बाद y इक्वल टू मॉड x+1 आता है? हाँ बिल्कुल। कैसे करेंगे यार? कभी भी अगर मेरा कर्व है कोई, ये है y इक्वल टू मॉड x, तो मॉड x+1 हो जाएगा ये, -1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एक, उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दिया ऊपर से, तो ये कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये हमारा बन गया कर्व इसके बराबर। ओके, करते हैं अपना 24th क्वेश्चन जो है MCQ। अब से MCQs आएंगे सारे। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y एक्सिस y इज इक्वल टू cos x एंड y इज इक्वल टू sin x फ्रॉम 0 to π/2 इस y एक्सिस से बाउंडेड है। याद रखना, x एक्सिस नहीं लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बनाया cos x, फिर हमने बनाया sin x, और हमने बनाया y एक्सिस। हमें क्लियर दिख रहा है कि यही वो एरिया है जो y एक्सिस sin x और cos x, मतलब cos x और sin x के बीच का है। तो इस एरिया को कैसे निकाले? तो देखो मैं किस फॉर्म से निकालूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व फ्रॉम a टू b, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, राइट। तो देखो ये मेरा 0 है, ये π/4 है, ये π/4 कैसे आया, क्यों? सबसे पहले तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? cos x इज इक्वल टू sin x कर दो, ये y इज इक्वल टू cos x है, ये sin x है, तो ऑफकोर्स हमारा 45 डिग्री पे सेम होता है। तो 0 to π/4 अपर माइनस लोअर, आंसर आ गया cos x माइनस sin x। इसको लगा दो, आंसर आ गया √2 - 1। करते हैं अपना 25th क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द रीजन, 25th क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² इज इक्वल टू 4y एंड द स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 4y - 2 इस। तो सबसे पहले क्या किया, पैराबोला बना दिया, बहुत सिंपल। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है। दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाले। कैसे इक्वेट किया? x की जगह 4y - 2 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। या फिर मैंने क्या किया, मैं ये भी कर सकता था, मतलब y की जगह मैं कुछ x से रिलेटेड लिख सकता था, राइट, बट नहीं, मैंने सीधा 4y को x² लिख दिया यहाँ पे, ज़्यादा ईजी था, ठीक है। तो ये चीज़ सॉल्व की, x की 2 वैल्यू आ गई, -1 और 2। ऐसा सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अराउंड ऐसा ही कुछ था। उसके बाद अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx, तो कुछ नहीं किया मैंने, अपर कर्व मेरे ये वाला लाइन है, लोअर कर्व मेरा ये वाला है, ठीक है। वैल्यू निकाली, आंसर आ गया मेरा 13/24। करते हैं अपना 26 क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 16 - x² का अंडर रूट एंड द x एक्सिस। तो ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल की इक्वेशन होती है। कभी भी y² इज इक्वल टू 16 - x², ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है। रूट लगा दोगे तो ये सेमी सर्कल बनेगा। अगर मुझे ये दे रखा होता y इज इक्वल टू -√16 - x², तो ये लोअर हाफ ऑफ द सर्कल है, ये नीचे वाला सेमी सर्कल है। अगर मुझे ये दे रखा हो y इज इक्वल टू +/√16 - x², तो ये पूरा सर्कल है, ठीक है। तो क्लियरली यार, क्योंकि ये एक MCQ है तो मैं इंटीग्रेशन नहीं लगाने वाला। पहला तरीका क्या था इसको निकालने का, इस पूरे एरिया को निकालने का पहला तरीका है इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू -4 से लेकर x इज इक्वल टू 4 तक अपना y dx। फिर इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो, एक ही बात है। बट क्योंकि MCQ है, पूछा तो है नहीं, सिर्फ टिक मारना होता है। तो मैं जानता हूँ कि सेमी सर्कल का एरिया होता है πr² डिवाइडेड बाय 2। ये तो भाई 7वीं 6वीं में पढ़ा देते हैं तुम्हें, तो मैंने सीधा आंसर निकाल दिया 8π। सिमिलरली यार 27th क्वेश्चन के साथ भी मैंने सेम काम किया है, मैंने दूसरा तरीका भी बताया है, बट पहले देखते हैं। एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंक्लोज बाय द x एक्सिस, द लाइन y इज इक्वल टू x एंड द सर्कल। तो सबसे पहले मैंने सर्कल बना दिया, इसको हम लिख सकते हैं √32 का होल स्क्वायर। तो ये √32 है ये पॉइंट, तो मैंने सर्कल बनाया। उसके बाद y इज इक्वल टू x क्या होती है, हमारी नॉर्मल लाइन। क्लियरली यार y इज इक्वल टू x 45 डिग्री बनाती है अराउंड। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना है बेसिकली, क्योंकि देखो मुझसे क्या क्या है कि ये जो लाइन है और ये जो सर्कल है और x एक्सिस, तो उनका एरिया तो इतना हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, राइट। तो फिर सेक्टर का एरिया कितना होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360
पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये देखो मैंने लिखा है थीटा डिवाइड बाई 2 पाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा मेरा कितना है, पाई बाय 4 45 था, तो मैंने यहाँ वो लिख दिया पाई बाय 4 2 पाई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर 32 है, रेडियस √32 है, तो मेरा एरिया आ गया सीधा 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो MCQ है तो तुम ये काम भी कर सकते हो, बट अगर तुम्हें क्वेश्चन दे दिया तो तुम कैसे करोगे, ऐसे करोगे, देखो इफ़ इट वॉज नॉट ए MCQ देन यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। तो कैसे निकालेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे में, ऐसा क्यों किया मैंने, P पॉइंट लग दिया यहाँ, क्योंकि यहाँ तक मेरा अपर कर्व है ये स्ट्रेट लाइन, लोअर कर्व है एक्स एक्सिस, और इसके बाद से मेरा अपर कर्व है सर्कल और लोअर कर्व है एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, देन एरिया A इज इक्वल टू 0 to x1, अगर ये मेरा पॉइंट x1 है, और ये निकालना पड़ेगा हमें, x1 निकल जाएगा P के कोऑर्डिनेट से आराम से, बहुत आराम से। फिर उसके बाद 0 to x1 x dx, क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक y इज इक्वल टू x था, तो y dx की जगह लिख दिया x dx, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्कल की इक्वेशन थी। क्या बात समझ आ रही है, इसको तुम खुद सॉल्व करना, क्योंकि आंसर तो मैं बता ही चुका हूँ तुम्हें। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 28। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x बिटवीन 0 एंड पाई इस। अब ये क्वेश्चन तो कितनी बार कराऊँ भाई मैं, पहले sin x कराया 0 से लेकर 2 पाई, फिर cos x कराया 0 से लेकर 2 पाई, अब cos x चाहिए 0 से लेकर पाई। तो इसका पहले वही डायग्राम बना दो, क्लियरली पाई बाय 2 पे कट करता है, तो इन दोनों को एरिया निकालने हैं। अगेन तुम्हें गलती नहीं करनी कि 0 से लेकर पाई cos x dx नहीं करना, ये मुझे 0 आंसर दे देगा, और आंसर मेरा 0 नहीं है। तो पहले पाई बाय 2 तक का एरिया निकालो और फिर इसका एरिया निकालो, और ये माइनस में कर दो, ठीक है, तो आंसर आ गया 2। ए इज़ द करेक्ट आंसर। 29 क्वेश्चन करते हैं अपना। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन, अगेन वही घिसे पिटे सेम क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना दिया, पैराबोला बना दिया। सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, ठीक है, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, अच्छा मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट इसमें निकाल ही नहीं रखा, बहुत ही बढ़िया। निकालना है, कैसे निकालना है, और दो MCQ था। यहाँ तुम क्या कर दो, x की जगह 2y लिख दो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y आ गया 0,2। तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग x क्या आएगा, x मेरा 2y के बराबर है, तो 4 आ गया, ठीक है। तो 0 से लेकर 4 तक जा रहा है हम, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व √x माइनस लोअर कर्व x/2, इसकी इंटीग्रेशन करी आंसर आ गया 4/3, राइट। ए इज़ द करेक्ट आंसर। करते हैं अपना 30th क्वेश्चन, जो है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स, वही घिसे पिटे क्वेश्चन, बिटवीन द ऑर्डिनेट 0 एंड पाई/2। अब ये तो यार महा आसान है, क्यों, इसमें तुम्हें ब्रेक भी नहीं करना कुछ। जैसे अगर 0 to समझ लो यहाँ तक पूछा होता तो समझ आता क्वेश्चन कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव लो, फिर नेगेटिव लो और ब्रेक करो, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ साइन एक्स है, 0 से लेकर पाई/2, आंसर आ गया 1, बहुत ज़्यादा सिंपल। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² + 25 x² + 25 + y² / 16 इक्वल टू 1। तो देखो एलिप्स का ना एक सबसे पहले एक शॉर्टकट बताता हूँ तुम्हें, राइट, क्योंकि ये MCQ है तो पूरा लिखने की ज़रूरत है नहीं। शॉर्टकट क्या होता है यार, कभी भी जो मेरा एलिप्स होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एलिप्स का एरिया होता है पाई इंटू AB, जहाँ मेरा A क्या है, ये A² है मेरा 25 और B² है 16, तो A मेरा हो गया 5, B हो गया 4, तो आंसर कितना हो गया, पाई इंटू 4 इंटू 5, तो 20 पाई, ये देखो आंसर मैंने यही लिखा है। बट चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ से y निकाला, ठीक है, मैं सिर्फ इसका एरिया निकालूंगा और इसको इंटू 4 कर दूंगा, तो एरिया कैसे निकलेगा, 0 से लेकर 5 y dx, तो इसका आंसर निकाला, 5 डाला 0 डाला, आंसर आ गया 5 पाई। अब तुम बोलोगे 20 पाई क्यों नहीं आया, क्योंकि इसको इंटू 4 भी करना है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, अब करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन पूरे AOI एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस का, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 32 में मुझसे क्या दे रखा है, द एरिया, मुझसे ये पूछा एरिया ऑफ द रीजन निकालो बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² इक्वल टू 1। क्या यार मजाक है, बताओ, लेजिट तुमसे क्या पूछ रहे हैं, सर्कल का एरिया पूछ रहे हैं, ठीक है, जिसका रेडियस है 1, तो आंसर क्या होता है, पाई 1², खत्म भाई, ये देखो एक लाइन में खत्म, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो दे भी क्यों रखा है, बट अगर इंटीग्रेशन से निकालना हो तो सर्कल बनाओ, इस पार्ट को ए मान लो, इक्वेशन लिख दो 1 - x² और फिर उसको इंटीग्रेशन से निकालो, तो आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि आंसर आ रहा था पाई/4, इंटू 4 भी करना है, राइट। तो ठीक है यार, इसी के साथ हमारा पूरा AOI के सारे एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस खत्म हो जाते हैं। मैंने इस बार अलग से नहीं बनाया था क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत कम थे, तो एक ही वीडियो में तुम्हें सब कुछ मिल गया, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय यार, ये इसकी लास्ट वीडियो थी, इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। सी या।